युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 47। डियर लिसनर, दिल से माफ़ी चाहती हूँ कि 2 दिन से एपिसोड आप लोगों को नहीं दे सकी। आज रात 2 बजे उठकर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, प्लीज़ सॉरी। दूसरी तरफ नरेश जी को डिस्चार्ज मिल गया था। रेहान के ड्राइवर ने उन सबको उनके घर ड्रॉप कर दिया। नरेश जी की तबीयत पहले से काफ़ी बेटर फील करने लगे, जिसकी खुशी में नैना अपने घर, परिवार, कॉलोनी सभी को पेड़ा बांट रही थी। सुरेखा जी को अपने मन ही मन कहने लगी, इसका ही एक कमी था। अब घर में एक पेशेंट रहेगा जिसका काम भी मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि यह मैडम जी तो शादी करके यहाँ से चली जाएंगी। इन्हें कौन संभालेगा। रेहान भी उत्तम जी के घर आया था और उसने नरेश जी को कहा, आप कुछ दिनों में बिल्कुल भी अच्छी तरह से ठीक हो जाएंगे। सिर्फ आपको अपना अच्छे से ध्यान रखना है। रेहान इतना बोल वहाँ से जल्दी से निकल गया, क्योंकि उसे ऑफिस के लिए देरी हो रही थी। उसके जाने के बाद सुरेखा जी उत्तम जी से बोली, आज नहीं तो कल हमें चलकर नैना की शादी की बात ठीक तरीके से कर लेना चाहिए, ताकि उन्हें भी हम पर भरोसा बनी रहे। नहीं तो उन्हें यही लगेगा हम अपने वादे से मुकर गए हैं। हाँ। नैना भी अब कुछ बोल नहीं रही थी। शादी के लिए ना भी नहीं बोल रही थी और हाँ भी नहीं बोल रही थी। जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। उसके इस हिसाब से जो भी होगा वह करने के लिए रेडी है। दूसरी तरफ आज पीहू कॉलेज से निकलने के बाद एक कैफ़े में जाकर बैठी, क्योंकि उससे मिलने मयंक आने वाला था। बहुत देर तक बैठे रहने के बाद आखिरकार मयंक आया उससे मिलने के लिए। उसे देख उसके फेस पर लंबी वाली स्माइल आ गया, क्योंकि वह बहुत दिनों से उससे मिलना चाह रही थी पर मिल नहीं पाई। मयंक पीहू को देख पहले के जैसा खुश था। दोनों ने कैफ़े के कॉर्नर साइड में टेबल बुक कर लिया और मयंक हमेशा की तरह उसके मनपसंद और पसंद का ऑर्डर किया। यह देख पीहू बहुत ही सरप्राइज थी। उसे यह सब देख बहुत ही अच्छा लग रहा था। पीहू नाराज़गी जाहिर करते हुए बोली, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? मेरा मतलब मेरी दी की शादी तुम्हारे भाई से नहीं हुआ। इन सब के जिम्मेदार तुम कहीं मुझे तो नहीं समझ रहे? जिसे सुन मयंक ने कॉफ़ी पीते हुए कहा, ना, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, न तुम्हारी दी से नाराज़ हूँ। मैं किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ। वह हालात ही ऐसे थे कि हमें कुछ कह नहीं सकते। मयंक की बातों से पीहू भी सहानुभूति जताते हुए बोली, हाँ तुम सही कह रहे हो। हमें किसी पर ब्लेम नहीं करना चाहिए। जो भी हुआ है वह सब हालात की वजह से हुआ है। वह एक बुरा वक्त था जो अब गुजर चुका है। हालात भी लौट कर नहीं आएगा। यूं ही बैठे काफ़ी देर तक दोनों बातें करते रहे। फिर दोनों ने साथ में खाना खाया। दोनों की मुलाकात काफ़ी दिनों के बाद हुआ था, जिस वजह से पीहू घर जल्दी जाना नहीं चाहती थी। थोड़ी ही देर में मयंक ने उसे मना बहलाकर उसे अपने घर जाने के लिए तैयार कर ही लिया। आज पीहू का दिन काफ़ी अच्छा गुजरा था। वहीं मयंक को भी पीहू के साथ बातें कर अच्छा लग रहा था। दोनों खाना खाने के बाद अपने अपने घर के लिए निकल गए। बजाज इंडस्ट्री 2 दिन बाद जो बिजनेस सक्सेसफुल सेलिब्रेशन पार्टी रखा है। युग अपने मैनेजर और हेड प्लांट के साथ मीटिंग करने लगा, क्योंकि यह पार्टी आम पार्टी नहीं है। बहुत शानदार पार्टी रखी जाएगी, क्योंकि इसमें मलेशिया के टीम भी आने वाली है। काफ़ी देर तक यह मीटिंग चलती रही। उसके बाद फाइनली डिसीजन हो गया कि यह पार्टी किस तरह की होगी और कितने लोगों को इनवाइट किया जाएगा। युग कुछ देर तक इसी में बिजी रहा। उसके बाद सब क्लियर होने के बाद युग अपने कैबिन में आकर बैठ गया। इस सेलिब्रेशन पार्टी का थीम ब्लैक कलर चॉइस किया गया था। युग अपने कैबिन में बैठे लैपटॉप में किसी प्रोजेक्ट के बारे में देख रहा था कि उसके दिमाग में बार बार कल रात वाली सीन आने लगा। युग चाहकर भी उसकी आंखों के सामने से वह सीन नहीं जा रहा था। वह कितना भी काम में कंसंट्रेट करे पर कर नहीं पा रहा था। युग जो अपने लैपटॉप पर उंगलियां तेजी से चला रहा था, वह अचानक से स्टॉप कर दिया और रिलैक्स होकर चेयर से टेक लगाकर बैठ गया और अपने दोनों हाथ की उंगलियां
ज्वाइंट कर होठों पर टैप करने लगा। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सोच रहा हो। उसके ख्यालों में रह रह के मन्नत का ही ख्याल आ रहा था कि किस तरह से उसके शरीर सॉफ्ट बदन पर मलहम लगाया था, उसके शरीर से चिपकी हुई वह नाइटी। तभी अचानक से युग सीधा होकर बैठ गया और लैपटॉप में आंखें गड़ाए हुए वापस देखने लगा। वह कुछ सर्च करने लगा। मन्नत के लिए ब्लैक कलर ड्रेस सर्च करने लगा ताकि वह पार्टी में इसे ही पहने। काफ़ी देर तक सर्च करने के बाद भी युग को समझ नहीं आ रहा कि वह कौन सा पसंद करे। उसके बाद वह अपना मोबाइल निकाल कर डिजाइनर को कॉल लगा दिया और वह मन्नत का परफेक्ट बॉडी माप अपने डिजाइनर को बता दिया और साथ ही साथ में ज्वेलरी सैंडल बताने के बाद युग कॉल कट कर मोबाइल साइड में रख दिया और मन ही मन मुस्कुराने लगा। इधर मेंशन में राहुल का बोला हुआ शब्द काव्या के जहन में अभी भी घूम रहा था। उसे रह रह के वही शब्द परेशान कर रहे थे कि वह खुद से बातें करते हुए बोले जा रही थी। आखिर क्यों राहुल ने ऐसा कहा? इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? काव्या अपने कमरे में लगातार इधर से उधर चक्कर लगाए जा रही थी। सोफे पे बैठ अपना हाथ सिर पर लगाए हल्के मसाज करते हुए सोची, कहीं ऐसा तो नहीं राहुल का कहीं अफेयर है? नहीं नहीं, छी, मैं ये क्या सोच रही हूँ। राहुल और ऐसा कभी नहीं कर सकता, वह मुझसे बहुत प्यार करता है। काव्या सब सोच अपने दिल को तसल्ली दे रही थी, पर उसका दिल दिमाग उससे चैन से बैठने नहीं दे रहा। फिर वह अपना सीबीआई की तरह जांच पड़ताल करने की कोशिश करने लगी। ऐसा भी हो सकता है कि राहुल को कोई पसंद हो और वह मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक करता हो। कहीं मैं उस पर शक ना करूं। इतना सोचने के बाद काव्या के सिर में दर्द होने लगा और वह भुनभुनाते हुए सोफे से उठकर अपने कमरे में जाते हुए बड़बड़ाने लगी, नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे सच में उसके कहने का असली मतलब क्या था? क्या वह मुझे कोई हिंट दे रहा था या साफ साफ शब्दों में कुछ कह रहा था? देखते ही देखते वक्त गुजरता गया। रात का समय हो गया। मन्नत भी अब काफ़ी बेटर फील कर रही थी और खुशी के मारे मन्नत मीरा जी के साथ किचन में काम में हाथ बटाने लगी। करीब रात 9 बजे सभी लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद हो गए थे। वहीं मोनिका अकेले शांत चेयर पर खाना खाने बैठ गई थी। वहीं काव्या राहुल को ऊपर से नीचे तक घूर घूर कर देख रही थी। वह उसे स्कैन कर रही थी क्योंकि काव्या के दिमाग में शक का पिटारा बढ़ने लग गया था। वहीं राहुल के हर हाव भाव को ध्यान से नोटिस कर रही थी। राहुल भी समझ चुका था कि काव्या उसे ही देखे जा रही है। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कुछ देर में सभी लोग खाना खाने बैठ गए। युग अभी तक घर नहीं आया था। सेलिब्रेशन पार्टी के लिए उसी पर ज़्यादा फोकस देने लगा। देर रात 11 बजे युग घर आया तो अभी भी मन्नत जगी हुई थी। युग के हाथ में वाइट कलर का पेपर बैग था। वह टेबल पर रख युग को सीधे वॉशरूम में चला गया। उसके वॉशरूम में जाते ही मन्नत बेड पर से उठकर उस बैग की तरफ देखने लगी। मन्नत सोच रही थी कि एक बार जाकर जल्दी से देख ले जब तक युग वॉशरूम में है। फिर कुछ सोचकर वह वापस लेट गई और मन ही मन कहने लगी, पता नहीं कि उसमें क्या है, उसका ही कुछ होगा। जब युग वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो उसकी आवाज़ सुन कर मन्नत जल्दी से आंखें बंद कर ली। युग की नज़र उस बैग पर गया जो उसमें टेबल पर कुछ देर पहले रखा था। युग बैग उठाया, उसमें से बॉक्स निकाला और मन्नत के तरफ बढ़ गया। उसके बगल में खड़ा हो बिना किसी भाव से कहा, नींद नहीं आ रहा है तो उठ जाओ, बेमतलब में सोने की कोशिश मत करो। मन्नत ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और सिर उठाकर युग की तरफ देखने लगी। युग ने उसके तरफ बॉक्स बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारा न्यू फ़ोन है और इसमें न्यू सिम कार्ड भी है। मन्नत कभी युग को तो कभी
उस बॉक्स को देख रही थी जो कि युग ने भी उसके आंखों को फॉलो कर रहा था। युग बेड पर वह बॉक्स रखते हुए कहा, खोल कर देख लो, अगर पसंद नहीं आएगा तो शेरा को कल चेंज करवा देना। मन्नत अभी भी उस बॉक्स को घूर कर देख रही थी जैसे वह कुछ सोच रही हो कि तब तक युग वापस बोला, क्या हुआ, तुम उसे खोल कर क्यों नहीं रही हो? मन्नत अभी भी उस बॉक्स को खोल नहीं रही थी जिसे देख युग ने वापस बॉक्स को खोलने लगा और साथ ही साथ में मोबाइल का फीचर्स भी बताने लगा। मुझे नहीं पता तुम्हें कौन सा मॉडल पसंद है, तो एप्पल आईफोन 16 प्रो मैक्स एक बार देख लो, अगर तुम्हें पसंद आए तो कोई बात नहीं, तो कल यह चेंज हो जाएगा और तुम्हें जो पसंद रहेगा तुम अपनी पसंद का ले सकती हो। युग मोबाइल मन्नत की ओर बढ़ा दिया। मन्नत ने वह मोबाइल न पकड़कर उस बॉक्स को हाथ में ले उसके अंदर का पेपर देखने लगी और बड़े ध्यान से देखते हुए बोली, ब्रांड एप्पल, मॉडल आईफोन, सेलुलर 5G, कलर डीप पर्पल, प्राइस 1,89,000। बाप रे बाप, मैंने तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2GB वाला ही मोबाइल यूज़ की हूँ जिसकी प्राइस अभी तक 10 से 12,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 तक ही होगा। इसके आगे का तो मुझे पता भी नहीं है। और साथ ही साथ में कड़वी मुस्कुराहट चेहरे पे रखते हुए बोली, मिस्टर बजाज, मेरी औकात नहीं है सेल फ़ोन लेने के लिए। अगर मैंने यह सेल फ़ोन ले ली तो कल फिर आप यही कहोगे 2 कौड़ी का औकात है तुम्हारी, तो जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आपने मेरा फ़ोन तोड़ दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो आप मेरी 2 कौड़ी वाला ही फ़ोन ला कर दे दीजिए, अगर आपका ईगो बीच में न आता होगा तो। ईगो शब्द सुन युग थोड़ा अंदर से भड़कने लगा और भड़कते हुए बोला, ये क्या बकवास बातें कर रही हो तुम? मन्नत बेड से उठ खड़ी हो गई, अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए बोली, मैं बकवास बिल्कुल भी नहीं तुम्हारी अच्छाइयाँ बता रही हूँ जो तुम में कूट कूट के भरा है। हो गया तुम्हारा अच्छाई और बुराई का सर्टिफिकेट देकर, चुपचाप ये सेल फोन रख लो। मन्नत भी कहाँ चुप रहने वालों में से थी, वह भी एटीट्यूड के साथ बोली, अगर नहीं लिया तो? अगर मैं कहूँ मैं इसे रिजेक्ट कर रही हूँ तो? युग मन्नत के एकदम करीब आके कहा, तो भूल जाओ कि लाइफ में तुम्हें कभी मोबाइल यूज़ करने को मिलेगा, यहाँ तक कि बूढ़ी भी हो जाओगी तो भी नहीं मिलेगा। तुम्हें पता है, मैं एक बार कहता हूँ और ये तुम्हें लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, रख लो वरना कभी नसीब नहीं होगा। इतना सुन मन्नत उंगली पॉइंट करते बोली, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। युग मन्नत का बाहें पकड़ खुद से सटा लिया और अपनी नाक मन्नत के शोल्डर पर रब करते बड़े प्यार से कहा, पता है तुम मुझसे नहीं डरती। युग का ऐसा करना कि मन्नत युग से छूटने के लिए तड़पते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। 2 दिन बाद संडे का दिन नरेश जी की तबीयत में काफ़ी सुधार आ गया था। साथ ही साथ में वह अपना काम खुद ही कर लेते थे, जैसे कि खाना पीना उठना बैठना, जिसे देख नैना और उत्तम जी को काफ़ी अच्छा लग रहा था। वहीं सुरेखा जी को भी अच्छा तो लग रहा था, ताकि उन्हें नरेश जी का इतना सेवा नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो सुबह होते ही उनका देखभाल करते रहो। सुरेखा जी ने उत्तम जी से कहा कि आज सही समय है, रेहान जी को भी ऑफिस की छुट्टी होगा, तो हमें आज ही चल के नैना के रिश्ते की बात कर लेते हैं। जिस पर उत्तम जी ने भी हाँ भरते हुए दोनों रेडी हो गए। इस बारे में नैना को भी बताया पर उसने कोई रिएक्ट नहीं की। सुरेखा जी ने नारायण जी को कॉल लगाया था कि आज हम दोनों उनके घर आ रहे हैं नैना के रिश्ते की बात करने, जिस पर नारायण जी ने कहा, आप मत आइए, हम खुद आपके घर आना चाहते हैं। सुरेखा जी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उन्होंने भी हाँ भरते हुए कहा, जी ज़रूर, आप हमें
टाइम बता दीजिए ताकि मैं सारा इंतज़ाम कर लूँ। दोपहर का समय। दोपहर में नारायण जी उनके साथ कदम भी आया था। रेहान और अभय दूसरे कार में, वे दोनों देर से आए। नैना इस वक्त लाइट पिंक कलर का ड्रेस पहनी थी। वह हल्के मेकअप के साथ रेडी हो गई थी। घर छोटा तो था पर काफ़ी अच्छा था, जिसमें नारायण जी रेहान को कोई दिक्कत नहीं हुआ। थोड़ी देर तक उन सबकी बातें होती रही। उसके बाद नारायण जी ने साफ साफ शब्दों में नैना को अपने घर की बहू बनाने के लिए कह दिया और उन्होंने अपने हाथ से सोने के कंगन नैना को पहना दिया। ये देख सुरेखा जी के पैर तो ज़मीन पर टिक ही नहीं रहे थे। खुशी के मारे चहकने लगी। नारायण जी ने यह भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि शादी भी इसी महीने के लास्ट तक हो जाए। वो अपने मन में सोचने लगे, कहीं मेरे बेटे का फैसला बाद में बदल ना जाए, इसलिए वे जल्दी चाहते थे। सुरेखा जी ने तो तुरंत हाँ कह दिया, पर वहीं उत्तम जी ने कहा, हमें तैयारी करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। जिस पर नारायण जी ने कहा, आप लोगों को कुछ भी खर्चा उठाने की ज़रूरत नहीं है, सब मेरा बेटा देख लेगा, सिर्फ आप लोग रेडी हो जाइए। इस बात पर सभी लोग खुशी जताने लगे। शाम का वक्त मेंशन में सभी लोग तैयारी करने लगे, क्योंकि पार्टी काफ़ी शानदार रखी है। डिज़ाइनर ने राहुल और काव्या का भी कपड़े डिज़ाइन कर दिया था। फैमिली हर मेंबर का कपड़े डिज़ाइन हो गया था। सबको इतना ज़ोरों शोरों में तैयार होता देख मन्नत मन ही मन सोचने लगी, मैं क्या इस पार्टी में कौन से कपड़े पहनूं? मेरे पास तो कोई इतना अच्छा भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि पार्टी में कैसे कपड़े पहनने हैं। युग सुबह ऑफिस के लिए जल्दी निकल गया था, क्योंकि उसे इस पार्टी के लिए सभी अरेंजमेंट देखने थे कि किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है। और युग ने सभी घर वालों को ऑफिस आने के लिए कह दिया था कि वह घर नहीं आएगा, सभी को ड्राइवर के साथ ही पार्टी हॉल में आना पड़ेगा। मन्नत कमरे में बैठी यही सोच रही थी, तभी रोमा कमरे में एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आई और आते ही बोली, मैम यह सर ने आपके लिए भेजा है। जिसे देख मन्नत क्यूरियस होते हुए पूछी, ये इतना बड़ा क्या है और इसके अंदर क्या है? रोमा ने कहा, मैम आप खुद ही खोल कर देख लीजिए। बड़ी मैम ने कहा है कि सर ने आपके लिए भिजवाया है और आपको पहनकर जल्दी से रेडी होना है। रोजरी पेरिस ब्लैक हुई लग्जरीज आउटफिट ऑफ द शोल्डर ब्यूटीफुल गाउन, उसके साथ मैचिंग रियल डायमंड नेकलेस और इयररिंग्स भी थे और साथ ही साथ में ड्रेस के साथ हील भी कैरी किया था। ये कल ही युग ने अपने डिज़ाइनर के साथ कहकर रेडी करवाया था। ये बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस था। डिज़ाइनर ने इन 2 दिनों में मिलकर काफ़ी मेहनत की है इस ड्रेस को रेडी करने के लिए, तब जाके यह इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस रेडी हुआ। मन्नत को यकीन नहीं हो रहा कि यह ड्रेस युग ने उसके लिए भिजवाया है। वह तो अपने दोनों हाथ मुंह पे रख दबाए शौक थी। इतनी प्यारी ड्रेस। मन्नत का दिल आज गवाही देने से पीछे नहीं हटा। कमाल की इसकी चॉइस है इस लड़के की, मानना पड़ेगा। खुद तो खुद टिप टॉप में रहता है, वहीं दूसरों का भी इसे अच्छी तरह से अंदाज़ा मिल जाता है। पर ये कैसे बिना कोई इसकी गर्लफ्रेंड के इतना सब कुछ कैसे जानता है? कहीं झूठ तो नहीं बोलता अच्छा बनने के चक्कर में? मन्नत को खुद रेडी होने नहीं आएगा, ये बात काव्या अच्छे से पता था। उसकी जो मेकअप आर्टिस्ट आई थी उसे रेडी करने के बाद काव्या ने उससे कहा वह जल्दी से भाभी के कमरे में जाए ताकि हमें जाने में देरी ना हो। काव्या के भेजे हुए फीमेल मेकअप आर्टिस्ट ने मन्नत को रेडी करने लगी। मेकअप आर्टिस्ट ने मन्नत को देख कहा, मैम आपको किस टाइप का मेकअप चाहिए? जिस पर मन्नत ने उसे तुरंत कहा, मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, आपको जो ठीक लगे आप वैसे मुझे रेडी कर दीजिए। मेकअप आर्टिस्ट ने मन्नत को मेकअप करने के साथ साथ सभी एक्सप्लेन भी करते जा रही थी कि उसे उस पर कौन सी लिपस्टिक आई शेडो सूट करेगा।
मेबेलिन न्यूयॉर्क मेकअप प्रोडक्ट, चिली रेड लिपस्टिक, ब्लू आई शेडो, उसके हेयर पेरिस स्टाइल में बन बनाया हुआ था। मेकअप आर्टिस्ट जब मन्नत को रेडी कर दिया तो बोली, मैम आप एक बार मिरर में देखकर बताइए कुछ कमी तो नहीं रह गया। जब मन्नत ने खुद को मिरर में देखी उसे यकीन नहीं हो रहा कि वह खुद ही है। वह अभी भी दोनों हाथ अपने गालों पर लगा छूकर देखने लगी। अपने दोनों हाथ कमर पर रख मिरर में देखते हुए बोली, यार मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मैं हूँ। क्या सच में मैं इतनी सुंदर दिखती हूँ? ये सुन मेकअप आर्टिस्ट भी हंसने लगी और बोली, यस मैम आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो और रियल में आप हो सुंदर। आपके हस्बैंड तो देख दीवाने हो जाएंगे। मेकअप आर्टिस्ट का इतना कहना कि मन्नत अपना फेस इधर उधर करने लगी। उसे तुरंत युग का याद आ गया। कहीं इतना सारा मेकअप करने पर कहीं उसे चिल्लाए ना, पर अपने ख्यालों को झटकते हुए बोली, नहीं नहीं ये सब तो उसने ही तामझाम भेजा है तो वह क्यों मुझे बोलेगा। तभी कमरे में काव्या आई। काव्या ने जब मन्नत को इस ड्रेस में देखी वह भी अपने दोनों हथेली गाल पर लगा शॉक्ड होते बोली, वाह भाभी सच में ये आप हो? आई डोंट बिलीव, मुझे यकीन नहीं हो रहा, शायद भाई को हो जाए। काव्या का इस तरह से छेड़ना मन्नत उसके हाथों पर चिंगोटी लेते हुए बोली, अब बस भी कर दो तुम, अब तुम कुछ ज़्यादा ही मुझे परेशान कर रही हो। तुम भी किसी से कम नहीं लग रही हो। चलो जल्दी चलते हैं नहीं तो माँ चिल्लाने लगेंगी। काव्या और मोनिका ने कोरियन ब्लैक ड्रेस पहनी थी। मोनिका ने शॉर्ट ब्लैक ड्रेस पहनी थी। दोनों ही काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। उन दोनों को तो हमेशा से इस लुक में रहना अच्छा लगता है। मन्नत और काव्या को नीचे आते ही मीरा जी मन्नत को देखती रह गई क्योंकि इस लुक में उन्होंने उसे फर्स्ट टाइम देखा था। मोनिका भी खुद के मन में कहने से रोक न सकी, क्या ये लड़की सच में इतनी खूबसूरत दिख रही है? नहीं, मुझसे तो ज़्यादा नहीं। तभी मेंशन के बाहर 3 कार आकर रुक गए। एक कार में दादी मीरा जी ड्राइवर के साथ बैठ गई, दूसरे कार में राहुल और काव्या बैठ गए, तीसरे कार में मोनिका और मन्नत बैठ गई। तीनों कार बैक टू बैक मेंशन से बाहर निकल गए। रेडिसन ब्लू एडवर्डियन होटल। रात करीब 8:30 बजे। यहाँ युग पहले से ही मौजूद हो गया था क्योंकि मलेशियन की टीम एक दिन पहले ही इंडिया आ पहुँची थी और इस पार्टी में वह जल्दी से रेडी होकर पार्टी अटेंड करने लगे। तीनों कार होटल के अंदर एंटर हो गई। ड्राइवर ने सभी को होटल में एंट्रेंस पर छोड़कर पार्किंग एरिया में कार लेकर चले गए। सभी लोग इस होटल का लुक देख सकते थे और आ रहे मेहमानों को भी क्योंकि एक से बढ़कर एक लोग इस पार्टी में आ रहे थे। सभी को इनवाइट किया गया था। रौनक 2 दिन पहले रिलेटिव के घर गया था पर उसे जब खबर मिला कि आज पार्टी है इसलिए वह वहां से तैयार होकर डायरेक्ट होटल में आ पहुंचा और एंट्रेंस गेट पर ही खड़ा था। सभी लोगों के आने का इंतजार कर रहा था। शेरा मीरा जी और दादी को अपने साथ अंदर लेकर चला गया। वहीं राहुल और काव्या एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंदर पार्टी में एंटर हो गए। रौनक, मोनिका और मन्नत तीनों साथ में पार्टी में एंटर कर ही रहे थे। रौनक मन्नत को फ्लर्ट करते कहा, काश तुम मैरिड ना होती तो, काश काश। मन्नत रौनक को आंख दिखाते हुए बोली, लगता है तुमने अभी से चढ़ा रखा है। वैसे इस पार्टी में तुम्हारे टाइप की लड़कियां बहुत हैं, मॉडल। रौनक उन लड़कियों की तरफ नज़र घुमा घुमा के देख कहा, पता नहीं क्यों इंडिया आने के बाद इन मॉडलों में वह बात नहीं रही जो इंडियन में है। मे बैंक कंपनी के CEO हेनरी बिदादारी, उनके सभी प्लान के टीम लीडर होटल में सबसे पहले उन्होंने युग और हेनरी बिदादारी सक्सेसफुल बिजनेस सेलिब्रेशन अनाउंसमेंट किया। काफ़ी सारी एक दूसरे की कंपनी की तारीफ़ की, यहाँ तक कि अवार्ड दिए और हमेशा फ्यूचर में एक दूसरे के साथ देंगे और हमेशा अच्छे दोस्त या पार्टनर के साथ बिजनेस करते रहेंगे। ये सभी होने के बाद उन लोगों ने पार्टी एंजॉय करने लगे।
ये सब देख दादी और मीरा जी अपने बेटे पर गर्व कर रही थी। वहीं मन्नत ने जब इतने लोगों को देखा, वह भी युग की तारीफ कर रहे थे। साथ ही साथ में युग के लिए तालियां बजाने से इतनी इज्जत और मान सम्मान, ये सब देख एक पल के लिए मन्नत को यकीन नहीं हो रहा। मन में सोचने लगी, इतनी भीड़ में सभी लोग इस इंसान की तारीफ कर रहे हैं और मैं इस इंसान की बीवी हूँ। मन्नत इतना सोच अपने सीने पर हाथ रख महसूस करने लगी कि हाँ, ये हकीकत है। उसे एक पल सुकून मिल रहा था, अच्छा लग रहा था यह सब नज़ारा देख, जैसे बस इसके लिए बनी हो। आज मन्नत की नज़र युग से हट ही नहीं रहा था। वह महजूद सभी को पता था कि युग मैरिड है। वहीं युग की नज़र मन्नत पर ही था। उसे वह जी भर के देखने का मन हो रहा था, पर मिस्टर हेनरी बिदादारी के साथ वह जल्दी से फ्री होना चाहता था। तभी मिस्टर हेनरी ने युग से कहा, आपने अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। जिसे सुन युग की नज़र मन्नत पे जा टिकी, जो इस वक्त रौनक और मोनिका के साथ मौजूद थी। युग मन्नत के पास आया। उसका दिल कर रहा था कि मन्नत की तारीफ करे, पर वह सबके सामने कुछ नहीं बोल पाया और मन्नत का हाथ पकड़ सबके सामने लेकर गया। अपने बड़े बड़े बिजनेस पार्टनर के साथ मन्नत को अपनी वाइफ का दर्जा देते हुए इंट्रोड्यूस करवाया। मन्नत के लिए ये सब नया था। उसे इन विदेशियों के साथ हाथ मिलाने के लिए भी घबराहट हो रहा था, जो युग अच्छे से भांप रहा था। युग मन्नत शोल्डर पर हाथ रख उसे अपने तरफ खींचते हुए पलके झपका दिया, जिसे देख मन्नत को अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगा और वह अच्छे से उन लोगों के साथ हाय हेलो करने लगी। रात 9 बजे देर रात रेहान निया को कॉल करके यह बताया कि उसे वह अर्जेंट मिलना चाहता है, जिसे सुन निया भी राजी हो गई और उसने अपने घर के आसपास में ही एक होटल का लोकेशन बता दी, जहां पर रेहान पहुंच गया और वह दोनों होटल में शांति से बातें किए। फिर दोनों ने साथ में खाना खाए। खाना खाने के बाद रेहान सीधे मुद्दे पर आया और उसने कहा, मेरे डैड चाहते थे कि मैं तुमसे शादी करूं, पर मैंने उन्हें क्लियरली कह दिया हूं कि मैं किसी और से शादी करना चाहता हूं। रेहान का इतना कहना कि निया को उस पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जहां तक उसके अपने डैड और रेहान के डैड ने यह बताया था कि वह अभी तक किसी औरतों पर यकीन नहीं करता। वह ज़्यादातर तो अकेले ही रहना पसंद करता है। रेहान की बातें सुन निया अंदर से थोड़ी सी दुखी हो गई, पर उसने दिखाया नहीं। फेस पर स्माइल रखते हुए बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारे इरादे रोज़ चेंज होते रहेंगे। जैसे कि तुमने आज यही सबको बताया कि तुम शादी नहीं करना चाहते, पर आज तुम किसी और से करना चाहते हो सकता है कल तुम फिर कहोगे मुझे तुमसे शादी करना है। निया इतना बोलकर स्माइल करने लगी। रेहान उसे देख सीरियस होते हुए कहा, नहीं, इस बार मेरा इरादा चेंज नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि तुमने मेरी फीलिंग्स को समझी। थैंक्स, पर हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। यूं ही 5 मिनट तक दोनों बातें किए। उसके बाद रेहान वहाँ से निकल गया। उसके निकलते ही निया सोचने लगी, पता नहीं कौन सी मूर्ख से यह शादी करने जा रहा है, पर जो भी हो, मुझे नहीं लगता इसकी शादी ज़्यादा दिन टिकेगी, क्योंकि यह बहुत अजीब इंसान है। रेडिशन ब्लू एडवर्डियन होटल, रात 10 बजे। युग ने मन्नत का इंट्रोडक्शन अपने आए हुए सभी मेहमानों के साथ करवाया। अपने बिजनेस पार्टनर्स सभी के साथ अपनी वाइफ मन्नत का इंट्रोड्यूस करवा दिया। हर किसी ने मन्नत का तारीफ ही किया। कुछ लोग ऐसे भी पार्टी में मौजूद थे जिनकी नज़र मन्नत से हटने का नाम ही नहीं ले रहा, जो कि युग अच्छे से नोटिस कर लिया था। इसलिए वह मन्नत का हाथ मजबूती से पकड़ के पार्टी में घूमने लगा कि तभी शेरा आकर कहा, बॉस, दादी जी कह रही हैं कि उन्हें घर जाना है, वह ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। जिसे सुन युग ने कहा, दादी को कहो थोड़ी देर आराम करे, मैं आकर उनसे मिलता हूँ, फिर उन्हें और मॉम को तुम अपने साथ घर लेकर जाओ।
बाकी हम सब साथ में आ जाएंगे। युग की बातें सुन शेरा वहाँ से चला गया। अभी युग और मन्नत अकेले थे, तभी राहुल और काव्या आ गए। राहुल युग से किसी मुद्दे पर बात ही कर रहा था कि तभी रौनक और मोनिका भी आए। रौनक युग को उकसाते हुए कहा, युग ब्रो, सच कहूँ तो आज मैं तुमसे जेलस फील कर रहा हूँ। रौनक की बातें सुन युग और बाकी सभी लोग उसे गौर से देखने लगे, क्योंकि रौनक ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर रखा। सभी की नज़र उसी पर ही है। यह देख रौनक ने आंखें मटकाते हुए कहा, मेरा कहने का ये मतलब है, काश ऐसा होता कि तुम्हारी वाइफ अनमैरिड होती तो वह आज मेरे साथ होती। रौनक का इतना कहना कि युग उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगा। वहीं मन्नत भी शॉक्ड हो गई और बाकी के लोग तो हंसने लगे कि यह रौनक को आज क्या हो गया, क्या इसे आज युग से डर नहीं जो उसे भड़काने का काम कर रहा है। रौनक दोनों हाथ गोल गोल घुमाते हुए कहा, युग ब्रो प्लीज़, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, मुझे भी अपनी वाइफ जैसी लड़की ढूंढ कर दो। मैं भी शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़। राहुल हंसते हुए युग से कहा, युग तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना, इसको चढ़ गई है आज। जिस पर युग ने उसे शांत आवाज़ में ही कहा, इसको चढ़ गई है तो क्या करूं? पूरी महफिल में इसे मेरी ही वाइफ नज़र आ रही है क्या? यहाँ तो न जाने कितने टाइप के लोग हैं, कह दो उनमें से कोई ढूंढ ले। युग ये बोल ही रहा था कि मन्नत उसे गौर से देखने लगी, पर युग ने एक बार भी नज़र मन्नत पर नहीं डाला। वहीं राहुल और काव्या युग की बातों को सहमति दे रहे थे। युग शेरा को अपने साथ दादी के पास लेकर गया और कहा, मॉम आप और दादी दोनों को शेरा घर ड्रॉप कर देगा, हम सभी बाद में आ जाएंगे। जिस पर मीरा जी और दादी ने हाँ भरते हुए शेरा के साथ मेंशन जाने के लिए निकल गई। उनके जाते ही युग वापस पार्टी ज्वाइन कर लिया। युग मन्नत के पास ही जा रहा था कि उसे एक लड़की ने रुका लिया और वह उसके साथ इंग्लिश में बातें करने लगी। दूर से मन्नत उन दोनों को देखे जा रही थी। युग ने उस लड़की के साथ हैंडशेक किया, फिर दोनों बहुत ही सीरियस बातें करने लगे। उन दोनों को इस तरह बातें करता देख मन्नत अपने दिमाग पर जोर देने लगी, आखिर ये लड़की कौन होगी? दिखने में तो इंडियन नहीं दिख रही, ज़रूर ये फॉरेन ही है, पर युग इसके साथ इतनी देर कैसे बातें कर सकता है? सब तो कहते हैं ये लड़कियों से तो बहुत दूर रहता है, फिर ये क्या है? मन्नत का यूं ही अकेले खड़ा रहना मोनिका उसके पास आई, उसे नीचा दिखाते हुए बोली, ऐसी पार्टी में तुम तो फर्स्ट टाइम आई हो ना? क्या तुम कभी अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी नहीं गई हो? मेरा मतलब उनके साथ पार्टी वार्टी नहीं की हो क्या? ये सुन मन्नत हल्की स्माइल करते हुए बोली, तुम सही कह रही हो, मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसी पार्टी में आई हूँ। मेरी कोई ऐसी फ्रेंड भी नहीं थी जो इतने बड़े बड़े पार्टी में लेकर आए जाए, और रहती भी तो शायद मैं नहीं जाती। यह तो युग की पार्टी है, इसलिए आना ही पड़ेगा मुझे। मन्नत का जवाब सुन मोनिका अंदर से जल भून रही थी और खुद के मन में कहने लगी, ये तो यही कहेगी, इतना बड़ा कोहिनूर का हीरा जो इसे मिल गया है, खाकर जो हजम करना ही है इसे, तो आएगी ही क्यों नहीं। मोनिका ने मन्नत से पूछी, क्या तुमने कभी ड्रिंक किया है? मन्नत मोनिका के तरफ देख मुंह बनाते हुए बोली, नहीं कभी नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं इसका टेस्ट कैसा होता है। इतना सुन मोनिका के दिमाग में कुछ आइडिया आने लगा और वह मन्नत को ऑफ़र देते हुए बोली, तो क्या आज तुम टेस्ट करना चाहोगी? देखो मना मत करना। मन्नत ने बुरा सा फेस बनाते हुए बोली, सॉरी मोनिका, बट मैं ड्रिंक नहीं कर सकती। हाँ, उसके बदले कहो तो मैं ऑरेंज जूस वगैरह ले सकती हूँ। मन्नत का जवाब सुन मोनिका नाराज़ होते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुम ऑरेंज जूस पी लो। और वे दोनों ड्रिंक काउंटर पर पहुंच गई। मोनिका अपने मन में कहने लगी, बहुत संस्कारी बहू बनना है ना तुम्हें,
आज बनाती हूँ तुम्हें संस्कारी बहू। आज तो तुम घर बेवड़ों की तरह जाओगी। देखते हैं फिर दादी और आंटी तुम्हें क्या कहती हैं। इनफैक्ट युग का रिएक्शन देखना है। जो तुम्हें सर पर चढ़ा कर रखा है ना, उसे भी तो पता चलेगा। मोनिका मन्नत उसका ध्यान भटकाते हुए ऑरेंज जूस में नशा वाली अल्कोहल दी। मन्नत ने मोनिका के साथ बातें करते करते फुल एक ग्लास ड्रिंक कर ली। उसने ये भी कहा कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, जिस पर मोनिका ने उसे बताया कि बड़े बड़े पार्टियों में ऐसे ही ड्रिंक होते हैं। यह कोई 45 रुपये वाली माजा की बोतल नहीं है जो खट्टा मीठा तुम्हें टेस्ट आएगा। मोनिका ने जिद करते हुए उसे और एक ग्लास दी। इसके बाद मन्नत ने उसे साफ मना कर दी उसे अब नहीं पीना, पर मोनिका ने 5 मिनट रुकने के बाद उसे एक और ग्लास ड्रिंक बना कर दी। रात 11 बजे मन्नत को धीरे धीरे नशा चढ़ने लगा था। उसके सिर में काफ़ी दर्द भी हो रहा था। दूर से उसे क्लियर दिखाई भी नहीं दे रहा। वहीं युग अपने डीलर्स और पार्टनर से बातें कर राहुल के पास आया और उससे पूछा, मन्नत कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। राहुल ने युग से कहा, मैंने तो उन्हें बहुत देर से नहीं देखा, शायद वह काव्या रौनक के साथ होंगी। देर रात होने से अब पार्टी में कुछ लोग एंजॉय करके निकल रहे थे तो कुछ लोग अभी भी एंजॉय कर रहे थे। वहीं हेनरी बिदादारी ने युग से अलविदा लेकर आराम करने के लिए होटल के टॉप फ्लोर पर चले गए। यह युग ने उनके लिए वीआईपी रूम बुक करवा दिया था क्योंकि वे युग के गेस्ट बनकर आए थे। वहीं युग की नज़र चारों तरफ मन्नत को ढूंढने लगा कि तभी उसकी नज़र काव्या और रौनक पर गया, जो दोनों एक सोफे पे बैठकर बातें कर रहे थे। युग उनके पास गया और पूछा, मन्नत कहाँ है? जिस पर काव्या ने कहा, मैंने तो उन्हें काफ़ी टाइम से नहीं देखी, मुझे लगा वह तुम्हारे साथ हैं। क्यों, क्या हुआ? यही कहीं होंगी, देख लो आप। मैं तो कहती हूँ उन्हें भी थोड़ा एंजॉय करने दो। काव्या बोल ही रही थी कि युग उसे इग्नोर करके आगे चला गया। वह अपनी नज़र चारों तरफ घुमाए जा रहा था कि तब भी उसे एक पिलर के पास मन्नत खड़ी दिखाई दी, जो अपने आंखें कब से झपका रही थी और अपने एक हाथ से अपने सिर को रब किए जा रही थी। उसे ऐसा करता देख युग जल्दी से उसकी ओर बढ़ा और उसकी बाहें पकड़ उसका फेस ऊपर करते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? मन्नत अपने आंखें मसलते हुए तो कभी अपने सिर को पकड़ लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, पता नहीं मुझे क्या तो हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है और मुझे साफ दिखाई भी नहीं दे रहा। मन्नत की यह सब बातें सुन युग थोड़ा झुका और मन्नत के चेहरे के करीब अपना फेस किया और उसका स्मेल लिया, जिससे उसे तुरंत पता चल गया कि मन्नत ने ड्रिंक किया हुआ है। उसे मन्नत पर गुस्सा भी आया, पर उसने दिखाया नहीं क्योंकि उसकी हालत पहले से ही खराब हो रही है। युग ने मन्नत का हाथ पकड़ कहा, चलो हम वहाँ सोफे पे बैठते हैं। मन्नत युग के हाथ पकड़ते हुए पलकें झपकाते बोली, मैं नहीं चल सकती हूँ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है और अच्छे से मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा, और यह इतना भारी भरकम ड्रेस है जिसमें मैं थक गई हूँ, ऐसा लग रहा है खेत में काम करके आई हूँ। युग मन्नत की हालत देख समझ गया कि वह सही सिचुएशन में नहीं है, इसलिए उसे तुरंत अपने गोद में उठा पार्टी से निकलना ही बेहतर समझा। और इस वक्त पार्टी में शेरा भी नहीं था। युग मन्नत को गोद में लिए पार्किंग एरिया में आया, अपने कार के पास मन्नत को खड़ा किया और दरवाज़ा खोल मन्नत को बैठने के लिए कहा। युग बोल रहा था पर मन्नत कोई रिस्पॉन्स नहीं दी, इसलिए उसे वापस उठाकर कार में बिठा दिया और कार का दरवाज़ा बंद कर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने सबसे पहले अपना मोबाइल ले राहुल को कॉल लगाया कि वह मन्नत को लेकर पार्टी से जा रहा है और तुम सब साथ में घर चले जाना, जिस पर राहुल ने भी युग को हाँ कहा। थोड़ी देर में राहुल, काव्या, रौनक और मोनिका मेंशन जाने के लिए पार्टी से निकल गए।
मोनिका को जब पता चला कि युग मन्नत को अपने साथ लेकर गया तो वह अंदर से तिलमिला उठी, क्योंकि वह सोच रही थी मन्नत ऐसे बेवड़ों की तरह पार्टी में शोर शराबा करेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। युग मन्नत को लेकर मेंशन जाने के बजाय विला आ पहुंचा, क्योंकि मन्नत की हालत सही नहीं थी और घर वाले उसकी ऐसी हालत देख सवाल पे सवाल पूछे थे। युग का कार विला के अंदर पहुंच गया। कार पार्किंग एरिया में लगा, खुद कार से बाहर निकला। उसके बाद मन्नत को बाहर निकाला और उसे गोद में ले विला के अंदर चला गया। इस वक्त लिविंग एरिया में कोई भी सर्वेंट मौजूद नहीं थे, वे सब क्वार्टर में आराम करने चले गए थे। युग मन्नत को सबसे पहले सोफे पे बिठाया और सख्त आवाज़ में कहा, तुम्हें हिम्मत कैसी हुई शराब पीने की? मन्नत सोफे पे पसरते हुए अपनी आंखें टिमटिमाते हुए बोली, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। हाँ, तुम्हें कैसे समझ में आएगा? इतना महान काम जो तुमने किया है, उसके लिए तो मुझे तुम्हारी तारीफ करना चाहिए। युग की बातें मन्नत के सिर के ऊपर से जा रहा था और वह बिना उसके तरफ देखे बोली, मुझे बहुत गर्मी हो रहा है, मुझे कपड़े निकालना है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, इसे निकाल दो ना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।